बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। बहुत से सवालात हैं और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा। मरियम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। आई वाज इन इस्लामाबाद, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि आपका लॉन्ग टाइम इस्लामाबाद आना आपको पता है ज़रा मुश्किल हो जाता है, बट चले शुरू से कर देते हैं। जब पिछला दौरे हुकूमत था तो उसे हाइब्रिड रिजीम कहा जाता था, तो ये हाइब्रिड रिजीम प्लस है CIFC आ गया, आप एक फैसिलिटेशन काउंसिल बन रही है, कहा जा रहा है कि रियासती इदारे का जो इन्फ्लुएंस है मुआशी मामलात के अंदर बड़ा ज़्यादा हो गया है, तो फिर ये जाते जाते आपने क्या वो हाइब्रिड रिजीम प्लस टाइप का टिंज आ गया इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुनीब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद आए, आप तशरीफ़ लाए और ये गुफ्तगू का मौका मिला हमें। SIFC तो बन चुकी है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसका क़याम हो चुका है। और आपने पिछले हाइब्रिड का बात की जिसके अंदर बहुत से एतराज़ात भी थे, बड़े उसमें डिस्कशंस भी होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो हाइब्रिड निज़ाम सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और लोगों को मुंह बंद करने के लिए और एक इमरान प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए मसनूई तौर के ऊपर लाया गया था। और उसके अंदर एक पूरा प्लानिंग थी कि किस तरह RTS बिठाया गया, किस तरह मुस्लिम लीग नून को मियाँ साहब को जेल डाला गया, फिर मरियम को जेल में डाला गया, वो लोग वापस आए, पूरा एक उसके अराउंड। और ये पैनमा 2017 के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। और उसमें हमें देखा कि 4 साल जब इमरान खान साहब रहे तो ना कोई तरक्की का मंसूबा देखा, ना किसी किस्म की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट देखी, कोई मास ट्रांजिट, और जहाँ जहाँ मंसूबे छोड़ के गए थे वहीं सिर्फ जो एक इमरान खान को आर्टिफिशली कामयाब करने, जो कि आपने देखा कि वो ज़्यादा देर काम नहीं चलता। और उसके बाद पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो चोर का बयानिया था उसको अमली शक्ल देने की, मसनूई तौर पर जेलों में डाल दो, फिर उन्हीं कोर्ट से बेल्स हो गई मेरिट के ऊपर, तो वो उसका कोई इतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। लेकिन ये जो SIFC है इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ये कोई हाइब्रिड निज़ाम, ये होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। और पिछले प्रीवियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिकॉज मैं पहले भी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, तो जनरल बाजवा, कमर बाजवा साहब थे, और इसमें ये जो SIFC है इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनका मैंने जो फ़र्क देखा, क्योंकि मैं वहाँ भी बड़ी क्लोजली होती थी उनके साथ, अपोजिशन के दौर में भी मुलाकातें हुई, वो बड़ी पॉलिटिकल गुफ्तगू होती थी कि ये हो गया वो हो गया, बट इट वाज ऑलवेज द डिस्कशन वाज अराउंड पॉलिटिक्स। लेकिन ये जो SIFC है इसकी मीटिंग्स अब मैं अटेंड करती हूँ, इट इज़ प्योरली कि आपने किस तरह मुल्क को आगे लेकर जाना है। वो 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसमें रिसर्च बेस्ड ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इन 5 सेक्टर्स, IT है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, माइनिंग है, और इस पूरे के अंदर आपने किस तरह सेक्टर्स को लेके जाना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर। और जब ये मीटिंग्स हो रही होती है ना मुनीर, उस वक्त भी मैं जब देखती हूँ कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो पूरी फोकस उनका इन प्रोजेक्ट्स पे होता है, इनकी इन फैसिलिटेशन काउंसिल की एक एक शिक के ऊपर होता है। मैंने कभी वहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस होते नहीं देखी, मैंने कभी उसको एक सियासी रंग देखते, इतना प्रोफेशनली ये इन्वेस्टमेंट का क़याम भी हुआ जिसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं आया, और बड़ा होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी पाकिस्तान आती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 1 विंडो ऑपरेशन की होती है। यहाँ 26 से 30 वजारतें होती हैं जो एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड BOI के अंदर, अगर आपने किसी से बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है वो इतनी वजारतों से अप्रूव होनी होती है। तो एक 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए तमाम गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, मिनिस्टर्स हैं, खाली एक्सपेडाइट भी करेगा और चैनलाइज भी करेगा ताकि इन्वेस्टमेंट जल्दी आए, वो जल्दी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसकी एग्जीक्यूशन हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं कभी कभी बड़ा हैरान होती हूँ कि इस तरह नोट टेकिंग हो रही होती है जैसे जो इसकी कामयाबी है वो हम सारी कौम की कामयाबी है, और ये एक लास्ट चांस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोगों को मिलाकर तमाम हुकूमत के अदारे जो हैं वो इसमें काम करें। आप क्योंकि फेडरल मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है, देखिए आपने कहा वो पिछला जो हाइब्रिड रिजीम था उनका ताल्लुक सियासत से और मेनली विक्टिमाइजेशन से था अपने सियासी ओपोनेंट्स की। आज इमरान खान यही कहते हैं कि आप ये जो आज अरेंजमेंट है ये भी एक लंदन प्लान का हिस्सा है, और आज भी प्रोसिक्यूशन हो रही है इमरान खान की और उनके खिलाफ फिर कानून भी बनाए जा रहे हैं, केसेस भी बनाए जा रहे हैं। वो कहते हैं मकसद एक है कि मुझे इंतखाब नहीं लड़ने देना। मेरे ख्याल में इमरान खान तो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ये एक उनके खिलाफ चीज़ होती तो इमरान खान साहब अभी जेल में होते,
क्योंकि हमारे पास वही रियासती ताकत मौजूद है, वज़ीर आज़म की कुर्सी मौजूद है, तमाम अदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, नैब मौजूद है। उनको गिरफ्तार ना करना आपकी मर्जी है या हमने उनके वो केसेस जो ओपन एंड शट केस थे, हमें तो वो गिरफ्तार करते थे एक डाउट की बुनियाद के ऊपर ना, कि ये शायद इसमें करप्शन हुई है। इधर करप्शन होकर ट्रायल्स इस वक्त कोर्ट में, रेफरेंस जो है वो ट्रायल्स इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं, तो हम उस सारे प्रोसेस को बाईपास करके हमें नैब का कानून बदल के इनको फ़ायदा देना होता अगर हमारा मकसद सियासी इंतकाम होता है। देखें, ये पॉलिटिकल जमातें जो इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं, जिसको क़यादत वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि मुल्क इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और बड़ा विजडम रहा है कि जहाँ हम भी देखें डसे हुए थे ना, हम जेलों में से आए हैं जब हमारी गवर्नमेंट बनी है, तो हमारे अंदर एक वो था, विंडिक्टिव हो सकते थे हम कि हम इनको जो आती जेल में डाल देते रहते, सफाइयाँ होती रहती केसेस, बाद में नैब का कानून भी मौजूद था। मरियम नवाज शरीफ साहब फरमाती हैं, उन्होंने कहा कि ये पलड़ा बराबर होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का एसेंशियली मतलब ये था कि जिस तरह जो हमने भुगता, यानी PMLN ने भुगता, वो इमरान खान भी भुगते। तो केसेस बन गए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक वो पेस उनकी अपनी है, उनमें अभी तक कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मुनीब ये मकसद नहीं है। हमारे पे इल्ज़ाम लगे और कितने भोंडे इल्ज़ाम लगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको नैब की कस्टडी में 2 दफ़ा रख के उनके कमरे में कैमरे लगा के यहाँ PM हाउस में देखे जाते थे। उनको वालिद के साथ सजाए मौत की चक्की में रखा, जहाँ कमरा था वहीं नमाज थी, वहीं फ्लश था, बाथरूम था। तो ये सारी चीज़ें, उनका मकसद ये नहीं है कि जो हमने भुगता, लेकिन उनका मकसद ये ज़रूर है कि हम पे जो इल्ज़ाम लगे, हमने जेलों में जाके, कोर्ट्स में जाके उनका जवाब दिया, रोज़ाना की बुनियाद पे दिया, और मेरिट्स पे बेल्स हुई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो भी हाई कोर्ट से बरी हुई हैं, उसमें सारा कुछ उन्होंने जवाब दिया है अपना, सारा एक एक चीज़ का। तो ये पलड़ा बराबर होना चाहिए कि जवाब इमरान खान ने भी देना है। ये नहीं हो सकता कि जब उनसे जवाब मांगो तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हो जाए, जमान पार्क के अंदर पेट्रोल बम बाहर आने लग जाए, उनसे इस्तकबाल होने लग जाए, फिर ये 9 मई का वाक़या आप लोगों के सामने। तो पलड़ा बराबर होके इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अदलिया से तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरव्यू में कह दिया कि वो कोई इतने खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पेड़े और लड्डू तो देंगे नहीं, वो कहते हैं एहतजाज है, हम करेंगे, हमारा हक है। ठीक है, चलें, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन चलें, नैब एक इदारा है, नैब का जो अब तक तो ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस है, आप उससे मुतमईन है? तरमीम भी होगी, दोबारा भी तरमीम करनी पड़ी नैब कानून के अंदर, रिमांड को पहले 14 दिन, देन अगेन 30 डेज, एंड नाउ अप्रूवल के लिए भी एक गुंजाइश निकाल दी गई है। मुतमईन है आप इस गवर्नमेंट के जो इमरान खान देखिए, ये मैं when you say open and shut case, so naturally you mean कि बड़ा फास्ट पेस्ड हो, it hasn't फास्ट पेस जरूर होना चाहिए, लेकिन हमारा पूरी एक सेल बन के PM हाउस में सारे तवज्जो जो थी वो इन केसेस के ऊपर नहीं थी। हमने कोर्ट केसेस जो है वो अदारों को दिए, एक लॉ ने अपना पूरा टाइम लिया, क्योंकि हम विक्टिमाइजेशन नहीं चाहते थे। लेकिन जो सवालों के जवाब हैं और जो चोरी है वो प्रूव होके, रेफरेंस होके अदालतों में केसेस हैं, जिसका जवाब उन्होंने देना है। उससे बाल्टी रख के आए, डस्टबिन रख के आए या कनस्तर रख के आए, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। तो नैब का कानून जो है वो एक एवोल्यूशन हुई, जिसमें हमने उसको वापस 14 से 30 डेज में किया, क्योंकि अदारा ये समझता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो उनको ज़्यादा चाहिए, 14 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इंटरनेशनल अदारे इसमें मौजूद होते हैं। तो उन्होंने एक तरमीम चाहिए, जो तरमीम कर दी, लेकिन इससे न किसी को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक तरमीम नहीं है, ये उस कानून की इफेक्टिवनेस की तरमीम है जो कि की गई है। लेकिन इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक अपना जवाब देना पड़ेगा और सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आपने कहा सजा भुगतनी पड़ेगी। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सेनेट का सेशन होता है एतवार के रोज़, एतवार को फेडरल कैपिटल है, आपको पता है हर चीज़ खामोश होती है और हर एक को यहाँ पर उसको एक्टिविटी नहीं होती। सेशन होता है सेनेट का, शाहज़ाद अवान साहब आपके कलीग हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ हैं, वो एक बिल पेश कर देते हैं और उस बिल का उन्वान है जी वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट 2023। अब ओवरऑल जब बिल का मुआयना किया जाए, आई एम श्योर वो क्योंकि आपकी रेलिवेंट मिनिस्ट्री नहीं, शायद आपको भी मौका ना मिला हो तफसील से पढ़ने का, 30-40 सफ़े की रीड है, उसके अंदर जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म की डेफिनेशन है उसके अंदर बाकी जो ठीक है, इंतहा पसंदी भी नहीं होनी चाहिए, रियासत को उसके खिलाफ कानून भी बनाना चाहिए, हमारे मुल्क में प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जैसे कवानीन रहे मौजूद हैं और एनिमी एलियन की डेफिनेशन भी आई, सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की मौजूद। बट यहाँ पर उसकी लैंग्वेज के अंदर ख़ास तौर पर लिखा जाता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल एलिमेंट है उसका, अगर कोई शख्स उसको भी प्रोपेगेट करे और उसके
तहत तशद्दुद इस्तेमाल हो, कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो वो भी वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के अंदर आएगा। और फिर आपके उसके अंदर जो इख्तियारात दिए हैं रियासत को वो ये है कि जी आप 90 दिन से लेकर 12 माह तक किसी को हिरासत में रख सकते हैं। अगर साबित हो जाए तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तहलील भी हो सकती है और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं हो सकती। बट सवाल ये है कि इनका ताल्लुक, आज सेनेट में शोर पड़ा, आपके अपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई ये इसके शिकंजे में तो हम आएंगे। मेमन साहब ने कहा जी ये तो इमरान खान को रोकने के लिए और तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए बिल पेश किया। बट द क्वेश्चन इज ये गवर्नमेंट का बिल है, इसके बारे में कोई होता है ना कि थोड़ा सा प्रीलूड आता है, कुछ डिस्कशन, यू आर अ कैबिनेट मेंबर, अ वेरी सीनियर कैबिनेट मेंबर, बीइंग स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, यू वुड नो कि क्या हुआ है। मैंने जब ये बिल आया, एक तो मुनीब पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। 9 मई का एक वाक़या हुआ, मुझे इस बिल से मैं ये बात नहीं रिलेटेड करी, लेकिन बहुत सी ऐसी तरमीम हमने डिफरेंट जगहों पे डाली गई। लेकिन ये जो कानून है इसमें मैंने आज वो सेनेट में बहस देख रही थी और ये देखें जिसको जो कहते हैं ना काल ये हाइब्रिड 2 है और हाइब्रिड 1 है और पता नहीं क्या क्या, तो यही है कि पार्लियामान के अंदर वो डिस्कस हुआ। और जब मेरी सुबह आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात भी हुई, मैंने उसकी तफसीलात लेने के लिए मज़ीद बात की, तो उन्होंने कहा कि हम ये क्योंकि इसके ऊपर कंसर्न्स आ गए हैं जमातों के और पार्लियामान के अरकान के, तो हम इसको दोबारा से डिबेट के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, और इन प्रिंसिपल ये अप्रूव हुआ है लेकिन इसके अंदर मुशावरत अभी बाकी है और उस मुशावरत के ज़रिए हम इसको दोबारा से टेबल करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो पॉज एक आया है और चेयरमैन सेनेट ने गालिबन उसको ड्रॉप करके तो अब दोबारा से कमेटी वगैरह में नहीं उन्होंने ड्रॉप कर दिया, दैट मींस द बिल रिमेन्स द सेम। No, I think the government will redo the consultation and will amend the bill according to the constitution. That's what the law minister told me. और इसीलिए ये किया गया कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर दोबारा से स्टेक होल्डर्स और ये तमाम इनपुट आए और जो कमेटी इनपुट आ जाए, अरकान के इनपुट आ जाए, सिविल सोसाइटी के इनपुट आ जाए और उसके बाद इसको अमेंड किया जाए। लगता तो यह है कि सर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ये बिल बनाया क्योंकि आपके बाकी इत्तेहादी इंक्लूडिंग योर ओन कॉलीग्स उनको पता ही कुछ नहीं है, दे आर कंप्लीटली ब्लैंक। जिस वक्त सेनेट में बिल आता है, इट वाज मोर लाइक अ बॉम्ब गिराया। लेकिन जिस वक्त सेनेट में बिल आता है तो उस पर बहस होती है, इसी तरह पार्लियामेंट में बिल आता है उस पर भी बहस होती है, डिबेट होती है और उसके बाद वो पास होता है। तो इसमें मैं जितना जानती हूँ, अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है लॉ मिनिस्टर से, तो वो दोबारा स्टेक होल्डर इनपुट के लिए इसको ड्रॉप किया गया और इन प्रिंसिपल ये अप्रूव किया गया था। ये भी फाइनलिटी इसने अटेन करनी है और वो इंशाल्लाह स्टेक होल्डर की इनपुट के बाद की जाएगी। एज अ फेडरल मिनिस्टर और एज अ सीनियर पार्लियामेंटेरियन नाउ, आपने कानून बहुत से पढ़े हैं, बहुत से कानून के कवानीन के ऊपर काम किया है, आपको ये कानून फ्रॉम द आउटसेट रेग्रेसिव लगता है कि यार ये बड़ा सख्त है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, जो एतराज़ आए हैं, जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप के विजडम के अंदर कलेक्टिव विजडम आया, मेरे ख्याल में अमेंडमेंट वो होनी चाहिए जिसके ऊपर एक खदशा हो सकता है कि ये कानून बाद में मिसयूज़ हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जैसी सिचुएशंस इवॉल्व हो रही हैं पूरी दुनिया में, सिक्योरिटी की सिचुएशंस हो रही हैं, विद इन कंट्रीज़ हो रही हैं, उसके तनाजुर में ज़ाहिर है बाकी कानून मौजूद हैं, कवानीन उनको एक सम अप करके कानून बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो एतराज़ है मेरे ख्याल में वो आज जो ऐवान में उठे हैं वो वैलिड एतराज़ थे, वैलिड थे, आपके नज़दीक भी वैलिड थे। इम्पॉर्टेंट बात अब जरा ये घूम रही है, आपने असेंबली की मुद्दत पूरी करनी है या आपने एक दिन पहले 4 घंटे पहले तहलील होनी है? क्योंकि ये कन्फ्यूजन इसलिए है, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया ऑन कपल ऑफ ओकेजन्स, इवन जो इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली उसके अंदर भी, कि वो वक्त से पहले 1 दिन हो सकता है, 2 दिन पहले तहलील हो सकती है असेंबली। आपके ही कोलीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने कहा आज फैसल करीम कुंडी साहब ने कि हमारा तो बड़ा क्लियर है कि मुद्दत असेंबली पूरी करे और 60 रोज़ में इलेक्शन हो। अगर मुद्दत पूरी नहीं होती और पहले तहलील होती है तो 90 रोज़ होंगे, नहीं तो 60 रोज़। तो ये मुझे बताएं कि असल ये कब तहलील होगी या मुद्दत पूरी होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं और कि उन्होंने ये मुशावरत के साथ पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के साथ और जो कोलिशन में मेंबर्स हैं और पीडीएम है उसके साथ मुशावरत के साथ एक ये काम करना है और वो इंडिकेट कर चुके हैं कि मैं इसको पहले तहलील करूँगा ताकि हमें टाइम मिले और हम प्रिपरेशन करें और प्रॉपर उसमें जाएँ। ये आपके इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, उससे पहले भी तो मैं तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसके ऊपर अभी हतमी मुशावरत होनी है जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे कैबिनेट के अंदर और अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ, और उसके बाद ये फैसला करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक व्यू पॉइंट दिया है, आपको भी और लगता इस है वक्त भी पर्सनल व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। अभी तक जो हतमी पॉइंट ऑफ व्यू है वो तमाम, और ये प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में भी बारहा कह चुके हैं कि मैं तमाम मेंबर्स के साथ और कैबिनेट मेंबर्स के साथ और कोलिशन पार्टीज़ के हेड्स के साथ मुशावरत करके ये फैसला करूँगा। लेकिन वो ये बात कह चुके हैं कि मैं असेंबली मुद्दत से पहले डिज़ोल्व करके और फिर मैं इलेक्शन में जाऊँगा, लेकिन इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे।
प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा वो इंडिकेशन दी कि आपने कहा ऐलान प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे मुशावरत के साथ। बट सवाल ये है कि ये ऐलान आज 30 तारीख है, कल 31 है, एसेंशली 7-8 तो बड़ा टाइम, 12 अगस्त तक बहुत टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। अच्छा, अरे ये केयर टेकर वज़राए आज़म के हवाले से कहा जा रहा है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि 5 नाम है, कुछ शॉर्ट लिस्ट अभी कर रहे हैं, 5 नामों तक हम आ गए हैं, पीपल्स पार्टी ने अभी कोई नहीं बताया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, द वर्दी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनकी तरफ से कोई नाम नहीं है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? उन्हीं ने कमेटी बनाई प्राइम मिनिस्टर ने जो तमाम कोलिशन पार्टनर्स के साथ मुशावरत करी और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि 5 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, तो क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, तो वो जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद अपोजिशन लीडर उन नामों पे और प्राइम मिनिस्टर एक फैसला देंगे जो अवाम के सामने ऐलान किया जाएगा। ये जब आप कहते हैं सारे कि पॉलिटिकल लोग होंगे, क्या मतलब होता है? ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं आई डोंट नीड टू टेल यू कि पॉलिटिकल कौन होता है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। कौन पॉलिटिकल लोग क्या होता है आपके नजदीक? वो पॉलिटिकल भी हो बट वो न्यूट्रल या केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे क्वालिफाई भी करते हैं। वो लोग जो कि सियासत से जिनका ताल्लुक है, जो पार्लियामेंट में रहे हों, जो डिफरेंट पोजीशन से होल्ड करते हों, एक्स प्राइम मिनिस्टर हों या कोई भी पॉलिटिकल, तो यही उसकी डेफिनेशन में आता है कि सियासत से सियासी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, अगर रिटायर्ड जज ऑनेस्ट और न्यूट्रल हो सकता है, अगर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है, तो न्यूट्रल एक आइनी जिम्मेदारी को मुकम्मल करने के लिए एक सियासतदान भी तो अपनी ये जिम्मेदारी सियासतदान रिटायर नहीं होता ना। हाँ, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी कह चुके हैं, जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, कि उनका किसी सियासी जमात से मौजूदा ताल्लुक उनकी गैर जानिबदारी को इफेक्ट करता है, तो वो नहीं हो सकता। मतलब वो रिपीट लेट द कमेटी कम बैक टू द प्राइम मिनिस्टर। वो रिपीट तो नहीं होगा जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है कि तमाम जमातें कह रही है जी फलाने जो 3 मेंबर हैं कैबिनेट के वो हमारे नॉमिनी हैं, हमारे लोग हैं, फलाने कह रहे हैं हमारे लोग हैं। मतलब ऐसा को केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इतना मैं कह सकती हूँ मुनीब, आपके इस कमेंट के बाद मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह इन 15 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक, और इससे पहले ये तारीखी कैबिनेट है कि तमाम फेडरल की जमातें इसमें मौजूद हैं, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं तमाम लोग इस वक्त। अभी तक वफाक में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इन द कैबिनेट हो, और इसमें तमाम जमातों के हेड्स को भी ये क्रेडिट जाता है। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ जिस तरह उन्होंने हर मामले पर मुशावरत की है, हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग की है, पूरा प्रोसेस के साथ तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर चलें, तो ये वाला फैसला भी जो है प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और असेंबली की मुद्दत किस वक्त ख़त्म होगी, ये फ़ैसला भी मेरे ख्याल में एक यूनानिमस फ़ैसला होगा। हर जो बाकी मईशत पे फ़ैसले लिए, फ्लड्स के दौरान फ़ैसले लिए, BISP में लिए, IMF के वक्त लिए, मुश्किल फ़ैसले किए। टेकिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस कन्वर्सेशन टुवर्ड्स द वेरी एंड, मुझे बताइएगा इसहाक डार साहब वेरी ऑनरेबल पर्सन, वो एक बड़ी ऑनरेबल शख्सियत है, बट उनका नाम PMLN के किस हल्के से आया कि he could be one of the candidates? इस पे तो इसहाक डार साहब खुद भी कह चुके हैं, वो कह चुके हैं, but he has never denied कि मैं नहीं बनना चाहता। ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं। बात यह है कि इसहाक डार साहब ने पिछले 8-9 माह में जो मेहनत की है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने और आप लोगों के सामने भी है। और अगर कोई ऐसी ऑप्शन डिस्कस हुई है, वैसे तो अभी पार्टी में मुशावरत जारी है, और उस पर इसहाक डार साहब खुद भी कह चुके हैं कि ये अगर मतलब ऑप्शन डिस्कस नहीं हुई, वो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। लेकिन जमात जो फैसला करेगी वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुशावरत है जमात के साथ, उसका फैसला होगा, और जो पार्टीज़ करेंगी वो भी एक शॉर्ट लिस्टिंग नाम आएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ही सनसनी के बगैर जो है वो ये मामला तय होगा और खबर आएगी, सनसनी और केयर टेकर खबर इंशाल्लाह आएगी, जैसे पहले भी आई है, तो इंशाल्लाह खुश असलूबी के साथ होके आईनी मुद्दत के मुताबिक ये ख़त्म होगा और केयर टेकर होगा, इलेक्शंस होंगे, और इंशाल्लाह अवाम उनको वोट देगी जो वो समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी है। क्या हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए, इन कोलिशन पार्टनर्स के लिए ये कंसर्न है कि तहरीक इंसाफ बहसीत जमात, इमरान खान बहसीत एक कैंडिडेट इलेक्शन 2023 में हिस्सा लें या ना लें, या ये मैटर नहीं करता आप लोगों को? हमने डिस्कस ही कभी नहीं किया। ये लोग ही ट्वीटें करते रहते हैं, जो छोड़ चुके हैं जमात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI को ट्वीट्स भी वही लोग कर रहे हैं। नो, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंट्रीज वेलबींग, ऑन द इकोनॉमी। जो सिचुएशन इस वक्त हम SIFC के ऊपर काम कर रहे हैं, IMF का एक प्रोसेस गुजरा है 4-5 महीने में, हम लोग सब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट में MNAs मौजूद हैं, और 9 मई में जो इमरान खान साहब ने मास्टरमाइंड करके 9 मई को एग्जीक्यूट किया, कोई शहरी पाकिस्तान का मुहिब्बुल वतन जो है वो ऐसी जमात को
वोट नहीं देगा जो जमात जो है वो सड़कों पे खून बहाए, लाशें गिराए और अपनी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उन पर हमले करे, एम्बुलेंस तोड़े, रेडियो पाकिस्तान तोड़ दे, अस्पतालों पे, स्कूलों पे, हम मस्जिदें तोड़ दे और जिना हाउस तोड़ दिए। कौन सी सियासी जमातें ये काम करती हैं? तो ये आवाम जो है इतना शऊर रखती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में डेवलपमेंट हमारे सामने है। स्पेशल सेशन बुलाया गया सेनेट का आज और एक बिल पेश किया गया। यह हुकूमती बिल है, शहादत अमान साहब ने पेश किया, ताल्लुक उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ड्राफ्ट हमारे सामने है। कुछ लिहाज से ये शायद ठीक भी है, लेकिन कुछ लिहाज से इसके ऊपर शुकूक व शुबहात भी हैं। सेनेट के अंदर इत्तेहादी जमातों ने एहतजाज किया, अपोजिशन ने तो करना ही था, लेकिन सबसे पहले मुश्ताक खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा बड़ा रिग्रेसिव है और इसको इस्तेमाल जिस तरह से किया जाएगा तो कोई भी इसके नीचे आ सकता है इन द टाइम्स टू कम। एक तासुर ये लिया जा रहा है कि इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले कैसे रोकना है और इमरान खान को बिलखुसूस कैसे रोकना है, लेकिन इसकी एक और डायमेंशन भी है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाए। और दूसरी बात ये कि निगरान वज़ीर आज़म के नामों का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, क्या खिचड़ी पक रही है, तो उस पर भी बात हो जाए। और ये कि असेंबली मुद्दत पूरी करेगी या चंद मिनट पहले या एक दिन पहले तहलील होगी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस पे वाज़ेह तौर पर डिवाइड नजर आते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद मालिक साहब हैं और बड़े भाई हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। जनाब मंसूर अली खान साहब प्राइम टाइम शो करते हैं अपना हम न्यूज़ पे, एक नामवर सहाफ़ी हैं और बड़ी खबरें भी होती हैं उनके पास। मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मालिक साहब सबसे पहले आप तो ये फरमाइएगा सर, ये ऑब्वियसली आपके करियर के अंदर आपने बड़े इस तरह के हर्डली जिस तरह से लेजिस्लेशन पिछले दिनों भी की गई है और बड़ा एतराज़ भी होता रहा है, स्पेशल सेशन संडे को कॉल किया गया, इट इज आई वुड से आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और एक बिल पेश कर दिया जाता है। उसका ड्राफ्ट अगर हम मुताला करें, पहली सेंस क्या आई आपको कि ये सिर्फ सेक्टेरियन वायलेंस को रोकने के लिए है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है और आपको पता है कि उसके ऊपर इतनी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि उसकी जो डेफिनेशन है टेररिज्म की वो भी बड़ी खींच दी गई है और उसके अंदर काफी कुछ शामिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया मनीप फॉर योर काइंड वर्ड्स। पहली बात तो यह है कि आप देखो, हमने तो इस मुल्क में 12.5 मिनट में 12वीं अमेंडमेंट भी पास होते देखी है, तो यूर राइट, बड़ा कुछ आपने देखा है। मेरा ख्याल है जो नर्वसनेस 2-3 चीज़ों से है। एक तो शुरू में जब वो वर्ड हो रहा है उसका प्रीएम्बल और फिर आगे डेफिनेशन शुरू होती हैं, उसमें एक से आप देखेंगे कि लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि अगर आप अपने बिलीव्स, आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स और पॉलिटिकल व्यूज़ अगर आप किसी ताकत के ज़रिए से इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप एक्सट्रीमिज़म की इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसमें एक जुमला ऐसा भी है जहाँ कहता है कि जो कानून में अलाउड है आपके पास तरीका, वो तो ठीक है अपने बिलीव्स का, लेकिन उसके बाहर अगर आप इसको इंस्टिगेट करेंगे, वायलेंस करेंगे, ये बड़ा सख्त है। लेकिन ये एक डिलेमा है पाकिस्तान का। आज हम बात कर रहे हैं, आज भी धमाका हुआ है और खार के अंदर वहाँ JUI के वर्कर कन्वेंशन में काफ़ी वहाँ पे भी बात हो गई हैं। अभी पता नहीं और क्या टोल जाता है, रोज़ शहादतें हो रही हैं। फ़ौज से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, वो कहते हैं कि हमारे कानून में इतना लैक्स है कि हम पकड़ सकते हैं, हम पुलिस के हवाले करते हैं, फिर मुकदमात में वो लोग छुट जाते हैं। हमें प्रिवेंटिव हम नहीं कर सकते, बाद में पनिशमेंट हम नहीं करवा सकते, तो बताएं हम क्या करें। तो इसकी समझ तो आती है, लेकिन मेरा ख्याल है इस कानून में बहुत ज़्यादा वाइड मार्जिन दे दिया गवर्नमेंट को अब्यूज़ का और करने का। मसलन 90 दिन से लेके आप 1 साल तक आप रख सकते हैं किसी को। जो इसमें आपकी चैलेंज है वो उन्हीं की कमेटी है जो करेगी, जिसके पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी, और वो कमेटी भी इसमें डिफाइन नहीं हुई भी, उस पर लिखा हुआ है कि कमेटी बनेगी अभी, जो रिव्यू कमेटी होगी। किसी भी वक्त एक कहती है गवर्नमेंट इसमें और चेंजेस कर सकती है और शेड्यूल चेंज कर सकती है, उसमें डेफिनेशन चेंज कर सकती है। आई थिंक ये बिल्कुल इस मुल्क को एक बड़ा सख्त कानून चाहिए एक्सट्रीमिज़म को डील करने के लिए, लेकिन उससे पहले कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी बिल्ड होने की ज़रूरत है। और इसमें अभी बहुत से ऐसे एक्सप्लॉयटेशन का बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश है। आपको लगता है इसमें
ठीक, आपको लगता है एक्सप्लॉइट होता है? मंसूर साहब, हमारे मुल्क में मालिक साहब भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट भी आया और वो बड़ा तगड़ा कानून था। उसके अंदर एनिमी एलियन को डिफाइन किया गया जब टेररिज्म अपने पीक पर थी। इंतहा पसंदी हमारे मुल्क का मसला रहा है, आज भी है, ये हम सबको पता है। बट सवाल यहाँ ये है कि जो इसकी लैंग्वेज है, और जिस तरह मालिक साहब ने भी इशारा किया कि इसके अंदर बड़ी वाइड स्प्रेड पावर्स आप दे रहे हैं रियासत को, गवर्नमेंट को, यानी कोई पॉलिटिकल बिलीफ्स भी हैं, तो फिर हमारा फौरी तौर पर ध्यान जाता है कि जो 9 मई को हुआ वो एक ऐसा वाकया है जिसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया और एक वो हमारे मुल्क की तारीख के अंदर रहेगा। आपको लगता है कि इस बिल के अंदर, क्योंकि ये पेश किया गया, नोबडी न्यू कि ये कहां बन रहा था, क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली में पहले नहीं लाया गया, विच इज अगेन थोड़ा सा अजीब लगता है, और फिर सेनेट में ले जाना और इत्तेहादियों का उसके ऊपर शोर मचा देना। इरफान सिद्दीकी साहब का कहना कि जी इसमें तो सब रगड़े जा सकते हैं कुछ आने वाले दिनों में। तो आपको लगता है कि ये इसके पीछे जो ट्रिगर है इस कानून के, इस मुसवदे के पीछे, वो कुछ और है? नहीं, मुनीब साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं और मुझे खुद भी यही लगता है कि मैं 1 मिनट के लिए इमरान खान साहब जो एक थ्योरी पेश करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं उस थ्योरी से एग्री करता हूं, लेकिन 1 मिनट के लिए जो वो थ्योरी पेश करते हैं कि जी 9 मई का एक्चुअली जो वाकया था वो डिलिबरेटली एक साजिश थी और इसके तहत जो है हमें टारगेट करना था, हमारी पार्टी को क्रश करना था। कल को ये जो कुछ भी इन्होंने जो थ्योरी पेश की है, कल को यानी अगर ऐसा कुछ हो जाए, और ये हो सकता है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि सियासी जलसों के अंदर जो है वो बाहर के नामालूम अफराद बीच में शामिल होते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी दहशतगर्दी का वाकया या तो पेश आ सकता है, इंतशार फैला सकते हैं, और उसके बदले अगर कोई वायलेंट एक्ट हो जाए तो इसका मतलब पूरी की पूरी जमात जो है वो आप उसको बैन कर देंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल में, मैं रिसेंटली देख रहा हूं कि कई ऐसी चीज़ों को कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह इससे पहले पेमरा के लॉज के हवाले से उसको मजीद सख्त किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया के हवाले से भी एक नई कानून साजी की कोशिश की जा रही है, और अब ये लॉ जो लाने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल में ये हुकूमत की एक फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि दे कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ इमरान खान। वो चाह रहे हैं कि उनके जाने से पहले 9 अगस्त से पहले कोई ऐसा तरीकाकार हो जाए, कोई ऐसा कानून पास हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हम किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को जो है वो किसी तरह काबू कर सकें, और देर लुकिंग के शायद और कुछ नहीं तो तोशाखाना के अंदर हमें कोई वर्डिक्ट ही मिल जाए। ये सारा का सारा जो फोकस है वो लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनके चाहने वालों को जो है किसी तरह टारगेट किया जाए, और नेक्स्ट जो इलेक्शंस हो उससे पहले इतने वाटर टाइट किस्म के कवानीन बना दिए जाएं कि ये ना तकरीर कर सकें, ना कोई ऐसी वैसी कोई बात कर सकें, और इलेक्शन जो है हमारे लिए इजीली जो है हमारे लिए विन बहुत ज्यादा इजी हो सके। मालिक साहब, ये मंसूर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें वजन है। एक जो हमारी अभी भी अनसर्टनिटी मौजूद है वो है कि ये हुकूमत, इसने मुद्दत, मतलब 9 अगस्त है, 12 अगस्त है, मुद्दत पूरी होगी, पहले असम्बली चली जाएगी। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ उन्होंने जो हिंट दिया वो मुख्तलिफ है। आज फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन 60 दिन में होना चाहिए, वेयर एज PMLN का मौक़िफ़ मुख्तलिफ नज़र आता है। तो आपको लगता है कि ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, या नहीं ये एक बड़ा इशू है? बात तो 30 दिनों की है बीच में। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने गवर्नमेंट ने और इत्तेहादियों ने ज़रा ऑफ ट्रैक फेंकने के लिए किया हुआ है। सो अभी तक तो जो फैसला इनका है वो अर्ली वाला ही है, बिकॉज इनको वक्त चाहिए। अभी मियाँ साहब के प्रॉब्लम्स हल नहीं हुए, उनके लीगल इश्यूज भी हैं, उन्होंने भी आना है, उन्होंने आके अपने लीगल चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाना है, और काफ़ी व्हील्स विद इन व्हील्स भी हैं। लेकिन पहले एक बात, पहले वाले बिल पे ज़रूर आप देखिएगा कि उसमें आज बड़ी बारीक गेम हुई है जो चेयरमैन सेनेट ने की है। सबको लगा कि जैसे बड़ा उन्होंने हीरोइक काम किया है कि देखें गवर्नमेंट करे ना करे, मैं इसको आज नहीं हटा देता हूँ रोस्टर से। हटाया क्यों? उनको तो चाहिए कि उसको कमेटी में भेजते ताकि कमेटी में डिबेट हो जाती। उन्होंने बड़ी बारीक वारदात की है, उन्होंने कमेटी में नहीं बिल भेजा और सिंपली उसको डीलिस्ट कर दिया। अब अगर कल को जो भी बिहाइंड द सीन्स प्रेशर्स होंगे, जो भी होगा, ये केस दोबारा लिस्ट हो जाएगा और ये इसी तरह पास हो जाएगा। बिल को नहीं छेड़ने दिया चेयरमैन सेनेट ने, तो इसको दिमाग में रखिएगा। और दूसरा एक चीज़ और, हम जब भी बात करते हैं हम सिर्फ शायद समझते हैं बिल आ रहा है उनको इम्पैक्ट करेगा या PTI को करेगा या करेगा एक्सट्रीम जो TTP हो गया, इस किस्म के लोग हो गए। हमारी मजहबी जमातें और हमारे बहुत से मजहबी लीडर ये भी बड़ा इन्वॉल्व हैं इकॉनमी ऑफ वायलेंस के अंदर। आपको पता है, अब नाम हम टेलीविज़न पे इस वक्त नहीं लेते,
कुछ इतने बड़े नाम हैं जो टेलीविज़न पे भी आते हैं, बड़ी उनकी फॉलोइंग है, वो उनकी फैमिलीज, ये ज़मीनों के कब्ज़े छुड़ाना, ज़मीनों के कब्ज़े लेना, ये भी हो रहा है। ये मजहबी जमातों के लोग कर रहे हैं। तमाम लोग आपको नज़र आते हैं, आप 12-12 करोड़ की भी उसमें फिर रहे होते हैं गाड़ियों में, पैसा इनका टैक्स 1 रुपया जमा नहीं कराते हैं। मुझे बता दें, जितने बड़े नाम हैं रिलीजियस, हमारे पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स, वो कितना उन्होंने टैक्स जमा करवाया। अभी एक रिलीजियस लीडर फौत हुए थे तो उनका बैंक बैलेंस निकला था 5 बिलियन प्लस, जब उनके बच्चों का आपस में झगड़ा चला कि जायदाद कैसे बिटे। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीजियस इकॉनमी है। ये सारे जमहूरियत के नाम पे इसको अपोज नहीं कर रहे। मैं सर ये पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ कि ये बिल, इसमें बहुत अच्छी सख्ती चीज़ें हैं, इसको बेहतर फ्रेम होना चाहिए और इसको सिर्फ पीटीआई के जाविये से हमें नहीं देखना चाहिए। इसका जाविये का फैलाव बहुत ज़्यादा है और ये बड़े आराम से ट्वीक हो सकता है। इसलिए इस बिल पे दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से। लेकिन आगे की जो बात है, देखें, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि ये डिले करवाएंगे और जो इतना इंटरिम पावर्स मिल रही हैं गवर्नमेंट्स को, केयर टेकर गवर्नमेंट की जो पावर्स इन्हांसमेंट हो रही है, एक लार्जर पिक्चर के खदोखाल हमें वाजे होना शुरू हो गए हैं। अब आउट ऑफ पैरामीटर्स हमें नज़र आ रहे हैं कि एक डायरेक्शन किधर चीज़ें जा सकती हैं, क्या जाती हैं या नहीं जाती, वो तो भी अब कुछ हफ्तों में बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेकिन चल जाएगा, इतनी सिंपल नहीं है जितनी कुछ लोग चाहेंगे कि हम समझें। ठीक, मंसूर साहब, टुवर्ड्स द एंड ये बताइएगा, ये कोई नाम सामने नहीं आए। एक तो आपके हम सब के दोस्त मोहतरम राजा रियाज साहब के नाम भी कोई नहीं सामने आए, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के नाम भी कोई सामने नहीं आए। जब बात करेंगे तो कहेंगे अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। टाइम इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 1 हफ्ते का ही है, पहले तहलील करनी है या बाद में करनी है, ये तो बात की बात है। लेकिन कोई नामों का पता कोई नहीं चल रहा। सो ये नाम वाकई इन्होंने देने हैं या नाम कहीं और से ही आना है आपके नज़दीक? मेरा ख्याल में नाम तो यहाँ से प्रपोज ज़रूर किए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रपोज नहीं होंगे, नाम प्रपोज ज़रूर होंगे, लेकिन अप्रूवल उसकी वहीं से होगी जहाँ से हर दफ़ा होती है। और जहाँ तक आपने राजा रियाज साहब का कहा, तो मेरा ख्याल में तो राजा रियाज साहब को खुद भी नहीं पता कि कौन से नाम देने हैं। मैं नहीं समझता कि उनको खुद इस बात का पता होगा। अलबत्ता ये हकीकत है, ख्वाजा आसिफ साहब अभी आए हुए थे 2 दिन पहले मेरे एक शो के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि 5 नाम जो हैं वो हमने फाइनल कर लिए हैं। उसमें से एक नाम जो है वो माजी में कुछ हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हुए हैं और 4 नाम जो हैं वो दीगर हैं। लेकिन ये कह रहे थे कि सारे के सारे नाम जो हैं वो सियासतदान ही हैं और सबके सारे मुख्तलिफ सूबों से हैं। ये भी उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। अच्छा। तो वी डोंट नो कि इन्हीं 5 में से, मेरी इत्तलात के मुताबिक इन 5 में से भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 3 को, और 3 के बाद जो है फिर एक फाइनल नाम जो है वो हम सबके सामने आएगा। ठीक, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मोहम्मद मालिक साहब का और मंसूर अली खान साहब का। आपने हमारा साथ के सेगमेंट में ब्रेक से वापस आएंगे। मादनियात के हवाले से कुछ खुसूसी हिकमत अमली बनाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तारीखी तौर पर पाकिस्तान ने अपनी जो मादनी ज़खायर हैं उनको, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स कहें, उसमें अरेंजमेंट का प्रॉब्लम कहें सूबों के साथ और वफाक का, हमने उन्हें अपने पोटेंशियल के मुताबिक एक्सप्लोर नहीं किया। अब क्या तब्दील होने जा रहा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मादनियात के हवाले से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ रहा है कि जो हमारा पोटेंशियल था उसको हमने रियलाइज़ नहीं किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से पाकिस्तान बना, और जितनी एक्सप्लोरेशन यहाँ पर होनी चाहिए थी, जितनी यहाँ पर हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। अब इस हवाले से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है SIFC, और अब एक समिट भी होने जा रहा है मादनियात के हवाले से। इसकी अहमियत गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा लोगों को बताने की ज़रूरत है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है और ये समिट या ये जो काउंसिल बनी है फैसिलिटेशन काउंसिल, ये किस तरह पाकिस्तान को मादनियात की एक्सप्लोरेशन के अंदर हेल्प करेगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यूसुफ सिद्दीकी साहब, आप CEO हैं एंग्रो एनर्जी के। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका। सबसे पहले फरमाइएगा, बिकॉज लोगों के लिए ज़रा जानना ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करना भी ज़रूरी है कि किस तरह हमारा प्रॉब्लम है क्या मादनियात को लेके, उसके उनकी एक्सप्लोरेशन को लेके, एंड अब कैसे थोड़ा सा हम तब्दील करने जा रहे हैं अपनी हिकमत अमली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। तो मैं आपको एक मिसाल से शुरू करता हूं ताकि इजी समझ आ जाए। जो थर की कामयाबी है पाकिस्तान की पावर सेक्टर में, जो 1990 में हमने कोयला दरियाफ्त किया था, वो 2019 में हमने निकालना शुरू किया, और पिछले 6 सालों में इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 10% इलेक्ट्रिसिटी थर कोल से बन रही है। ये क्यों कामयाब हुआ? इसकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना। सो फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर एंग्रो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कंपनी ने एक इश्तराक किया और उन्होंने इस कोयले को पहली दफा थर से निकालने की जुस्तजू की। लेकिन उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट और करेक्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क था। उसकी वजह से 6 सालों में वो चीज हो गई 1960s से की हुई थी जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर। सो द पावर जो SIFC जो पावर लेके आएगी वो लेके आएगी इसी चीज को एक रेप्लिकेट करने के लिए कि एक ही टेबल के ऊपर पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलकर अगर काम करेंगे तो जो हमने टाइम लूज किया है मुनीर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक, ये जो समिट अब होने जा रहा है, क्योंकि अब जो एसेंशियली मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ आया, जो मैं उससे अक्स कर पाया हूँ, वो ये है कि देयर विल बी नो मोर रेड टेपिज्म और बड़ा जल्दी और क्विकली चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाएगा। क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान का व्हेन इट कम्स टू मिनरल एक्सप्लोरेशन, सिद्दीकी साहब, कि हम कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं एज अ नेशन, एज अ स्टेट? जी, मुनीब साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो 2 बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस वक्त एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए एब्सोल्युटली राइप है और पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट्स को भी काफी हद तक कम कर सकती हैं। नंबर 1 माइनिंग, नंबर 2 एग्रीकल्चर। मैं माइनिंग पे फोकस करूंगा। थर कोल के अंदर इस वक्त एंग्रो और उसकी जो कंपनियां हैं साथ, हम मिलकर तकरीबन 11 से 12 मिलियन टन अगले साल तक निकाल लेंगे। अब आप समझें कि 1990 में ये डिस्कवर हुआ था और अब तक हम तकरीबन 11 और दूसरी माइन से भी तकरीबन 11 ही निकलेगा, हम 22 मिलियन टन के करीब निकाल रहे हैं। और जो टोटल रिजर्व है थर का वो 175 अरब टन का है इस वक्त और प्रूवन रिजर्व है। इसका मतलब ये है कि 2 या 3% भी अगर हम उसमें से निकाल लें तो अगली कई दिहाइयों तक पाकिस्तान की पावर के इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप बलूचिस्तान और सिंध और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को देखें तो तकरीबन $1 ट्रिलियन के हमारे पास गोल्ड और कॉपर रिजर्व मौजूद है और तकरीबन $10 बिलियन एंड अबव के हमारे पास आयरन ओर के रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा जिंक एंड अदर्स भी हैं, बट ये एक जनरल है द साइज ऑफ द प्राइज दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस नाउ। अगर फेडरल गवर्नमेंट, SIFC, क्योंकि माइनिंग एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल बी वेरी क्रूशियल, कंबाइंड विद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन गुड ट्रेनिंग ऑफ गुड पीपल, बट सबसे इंपॉर्टेंट मुनीब साहब, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, कि वहाँ जहाँ भी माइनिंग हो वहाँ के लोगों को ना सिर्फ रोजगार मिले, नौकरियां मिले, बल्कि उनकी जिंदगी की क्वालिटी भी इंप्रूव हो। ये हमने थर में करके दिखाया है थ्रू थर फाउंडेशन एंड इंशाल्लाह ताला विद SIFC एंड अदर्स, रेड टेपिज्म के कम होने की वजह से और दूसरी चीजों के होने की वजह से इंशाल्लाह ताला मुझे तभी उम्मीद है कि वी विल रियली डू वेल इन दिस एरिया। ठीक, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। आप यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि रेड टेपिज्म भी ख़त्म होगा और पाकिस्तान को हकीकी मानों में मादनियात के एक्सप्लोरेशन के हवाले से, माइनिंग के हवाले से बड़ा फ़ायदा होगा। और जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, हमें IMF के सामने झोली फैलानी पड़ती है, अपने दोस्त ममालिक के सामने लिटरली बैक करना पड़ता है मदद के लिए। ये एक गेम चेंजर होगा जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है और इसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का भी बहुत बड़ा किरदार है। एक कलेक्टिव एफर्ट है हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों की। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इसका डिविडेंड रियासत पाकिस्तान को ज़रूर मिले और यहाँ पर मौशी बेहतरी आए। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफ़िज़।